गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा पिछली क्लास में हमने बताया कि हम आज बात कर रहे हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की, और यह ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। हाँ, इसको एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित अवश्य किया जा सकता है। तो यहाँ हम बता रहे हैं कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। इसके अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को दूसरे प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है कि किसी तंत्र, निकाय और उसके परिपार्श्विक की कुल ऊर्जा स्थिर होती है, क्योंकि यह सारा का सारा जो हम अवस्था परिवर्तन देख रहे हैं वो तंत्र और परिपार्श्विक के रूप में, उनके कॉम्बिनेशन के रूप में हम देख रहे हैं कि तंत्र और परिपार्श्विक में क्या आदान प्रदान होता है। तो किसी तंत्र या निकाय और उसके परिपार्श्विक की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, यद्यपि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, या एक विलगित तंत्र की सभी प्रकार की ऊर्जा निश्चित एवं सहती अपरिवर्तित रहती है। और इससे जो निष्कर्ष है वो हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं कौन कौन से, कि सबसे पहला, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर है, अर्थात किसी तंत्र उसके परिपार्श्विक की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, यद्यपि ऊर्जा रूपांतरण संभव है। दूसरा, किसी प्रक्रम में यदि ऊर्जा के एक रूप की निश्चित मात्रा लुप्त होती है तो उसके तुल्य दूसरे प्रकार की ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट अवश्य होती है। जैसे ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, यांत्रिक ऊर्जा को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिकल को मैग्नेटिक में कन्वर्ट कर दे, या और किसी अन्य रूप में परिवर्तन, तो नष्ट नहीं हो सकती है, दूसरे रूप में प्रकट हो सकती है। तीसरा, कि एक ऐसी शाश्वत मशीन, परपेचुअल मोशन मशीन बनाना संभव नहीं है जिस पर बिना ऊर्जा व्यय किए कार्य प्राप्त किया जा सके। गाड़ी में अगर आप तेल नहीं डालोगे तो गाड़ी नहीं चल सकती, सीधी सीधी बात। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि बिना ऊर्जा के व्यय किए आप जो है कार्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हम लेते हैं, इसका गणितीय रूपांतरण निरूपण। इसको किस प्रकार से लिखेंगे कि यहाँ पर माना कि एक गैसीय तंत्र ए में ऊर्जा E है, यह तंत्र ऊष्मा की कुछ मात्रा Q अवशोषित कर अवस्था B में चला जाता है, यहाँ उसकी ऊर्जा EB हो जाती है। इसका मतलब ये प्रारंभ में तंत्र की ऊर्जा EA थी और तथा Q ऊष्मा परिवर्तित करने के बाद में उसकी ऊर्जा EB हो जाती है। इस प्रकार तंत्र की ऊर्जा में वृद्धि को दिखाएंगे हैं हम डेल E के द्वारा। तो डेल E इक्वल टू अंतिम अवस्था में जो ऊर्जा EB माइनस प्रारंभिक अवस्था में ऊर्जा EA, तो ये हो गया आपका ऊर्जा परिवर्तन। इस अवस्था परिवर्तन में माना कि तंत्र द्वारा किया गया कार्य W हो तो प्रथम नियम के अनुसार तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा बराबर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और तंत्र के द्वारा किया गया कार्य, तो ये हो गया Q इक्वल टू डेल्टा E प्लस माइनस W। यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, तंत्र द्वारा किया गया कार्य हमेशा माइनस W ही होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए यहाँ माइनस W लिखा है। अतः तंत्र द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, या डेल E इक्वल टू Q प्लस W, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन अवशोषित ऊष्मा Q और कार्य के बराबर के योग के बराबर होता है। ठीक है, समीकरण 20 जो है यह ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप कहलाता है। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि Q तथा W ऊष्मा तथा कार्य अवस्था फलन नहीं है, जैसा हमने पहले बताया ये पथ फलन होते हैं, परंतु इनका योग Q प्लस W एक अवस्था फलन है, यानी विशेष परिस्थितियों में पथ फलन है वह अवस्था फलन में परिवर्तित हो सकते हैं। समीकरण 12 से W का मान समीकरण 20 में रखने पर प्रथम नियम का व्यंजक निम्न रूप में आता है, डेल्टा E इक्वल टू Q माइनस W का मान यहाँ रख दिया हमने कि इंटीग्रेशन की लिमिट V1 से V2 P dV, ये समीकरण 21। ठीक है, अब यहाँ पर तंत्र द्वारा ऊष्मा अवशोषित करने पर Q का मान धनात्मक, ये हमें हमेशा जो है आगे ऊष्मागतिकी जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर भी इस चीज़ को हम देखेंगे कि प्रबल क्षार के जो उदासीकरण ऊष्मा उसको जो काउंट करते हैं तो ऊष्मा में परिवर्तन जो है
उसका ताप बढ़ जाता है, यानी तंत्र के द्वारा परिपार्श्विक को ऊष्मा दी जाती है, उस केस में यह ऋणात्मक होता है। ठीक है ना, इसको हम आगे देखेंगे। डेल्टा एच इक्वल टू -13.69 किलो कैलोरी पर मोल हम काउंट करेंगे। यहाँ डेल्टा एच क्या है? ऊष्मा, एंथैल्पी है। ठीक है ना, तो कुल मिला के ये ऊर्जा है जो उत्सर्जित हो रही है। तो वापस हम देख रहे हैं यहाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या निष्कर्ष निकल रहा है इसका कि तंत्र द्वारा ऊष्मा अवशोषित करने पर Q का मान धनात्मक तथा मुक्त करने पर ऋणात्मक होता है। इस प्रकार तंत्र द्वारा कार्य करने पर W का मान ऋणात्मक तथा तंत्र पर कार्य करने पर धनात्मक होता है। उसी चीज़ को हम यहाँ पर, वही चीज़ यहाँ पर काम आ रही, थ्योरी काम में आ रही है। जब तंत्र में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन हो, यहाँ पर जैसा बताया कि डेल ई, डेल का मतलब परिमित परिवर्तन से है। ठीक है, परिमित का मतलब निश्चित। और जब हम यहाँ डीई लिख रहे हैं, डिफरेंशियल डीई लिख रहे हैं, तो इस केस में जब तंत्र में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन हो तो समीकरण 20 को निम्न रूप से लिखा जाता है। ठीक है, डीई इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। इसको जो है हमने इस प्रकार से समीकरण 20 को यहाँ पर लिखा है। ये समीकरण 20, ये समीकरण 20। अब हम बात कर रहे हैं एक विलगित तंत्र में ऊर्जा परिवर्तन। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है, तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमने देखा था, कौन सा देखा था कि खुला तंत्र। खुले तंत्र में हमने क्या बताया था कि खुले तंत्र में तंत्र और परिपार्श्विक के बीच में पदार्थ और ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान होता है, खुला तंत्र कहलाता है। उसके बाद में हमने देखा था बंद तंत्र, क्लोज्ड सिस्टम। बंद तंत्र का मतलब ये, अब खुला तंत्र का मतलब ये है कि चाय बन रही है, गैस स्टोव पर चाय बन रही है, खुला हुआ बर्तन खुला हुआ, खुला तंत्र कहलाता है। और यदि हम इसको कुकर में बंद करके बना रहे हैं तो ये एक बंद तंत्र हो गया। ठीक है, बंद तंत्र का मतलब ये है कि वह तंत्र जिसका अंदर तंत्र और परिपार्श्विक में पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता है, केवल ताप का आदान प्रदान या ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, वह बंद तंत्र कहलाता है। दो हम देखेंगे। और तीसरा जो तंत्र होता है जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं उसको हम विलगित तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम में जो ऊर्जा परिवर्तन है उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जैसा हम पहले बता चुके हैं, कॉन्सेप्ट हमको ध्यान रखना है कि वह तंत्र जिसमें तंत्र और परिपार्श्विक में न तो पदार्थ का और न ही ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार के तंत्र में ऊर्जा परिवर्तन हम देखते हैं। तो विलगित तंत्र अपने परिपार्श्विक से ऊर्जा ऊष्मा विनिमय नहीं करता है, अतः रूपांतरण विद्योष्म परिस्थिति में होता है, अर्थात अवशोषित ऊष्मा Q का मान 0 होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष है और इस निष्कर्ष को हम आगे भी काम में लेंगे, जिसको हम कह रहे हैं जूल थॉम्सन प्रभाव। क्या कह रहे हैं? जूल थॉम्सन प्रभाव। इस जूल थॉम्सन प्रभाव में इस कॉन्सेप्ट को हम आगे उपयोग में लेंगे, विलगित तंत्र लेंगे, जहाँ पर अवशोषित ऊष्मा Q का मान 0 होता है। तो यहाँ पर जैसा बताया विलगित तंत्र के लिए यदि Q का मान 0 है, Q का मान 0 है तो डेल्टा इक्वल टू प्लस W, क्योंकि यहाँ पर जो है Q का मान 0 हो गया। और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि डेल्टा E माइनस डेल्टा W इक्वल टू 0। समीकरण 22 से यह स्पष्ट है कि तंत्र द्वारा कार्य करने पर तंत्र की आंतरिक ऊर्जा व्यय होगी। ये स्पष्ट इसका निष्कर्ष है, आंतरिक ऊर्जा में व्यय के द्वारा ही यह कार्य संपन्न होगा। अब यदि हम यहाँ चक्रीय प्रक्रम में ऊर्जा परिवर्तन की बात करते हैं, तो यदि कोई प्रक्रम परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए मूल अवस्था में वापस आ जाता है तो इससे पूरे चक्र में ऊर्जा परिवर्तन 0 होता है या डेल इक्वल टू 0। इस प्रकार समीकरण 20 में यदि हम ये मान रखते हैं तो यहाँ पर डेल्टा ए का मान 0 हो गया, तो इक्वल टू Q प्लस W। इसका मतलब क्या हुआ? Q इक्वल टू माइनस W। अर्थात समीकरण 22-23 से दर्शाती है कि चक्रीय प्रक्रम में जितनी ऊष्मा तंत्र द्वारा अवशोषित की जाती है, तंत्र उतनी ही ऊर्जा के तुल्य कार्य करता है। और जब हम
परिस्थिति बहुत बदलते हैं, ठीक है ना। तो एक नई जो टर्म है एंथैल्पी वह हमारे सामने आती है, इसको हम अगली क्लास में लेते हैं।